हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। आज 4 दिन हुआ हम लोग का चैनल शुरू किए हुए, जिसमें आज चौथे दिन ही आप लोग के सहयोग से हम 100 सब्सक्राइबर के ऊपर पार गए हैं। अभी तक 108 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप यूँ ही प्यार बनाए रहें और वीडियो देखें, उनसे कुछ सीखें और सफल बनते रहें। हम लोग गणित शुरू किए थे। आज अध्याय 1 का ही एक्सरसाइज 1.3 का समस्याओं का हम लोग हल करेंगे। इस चैप्टर में हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। हम पिछले क्लास में यह पढ़े थे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक होता है और q बराबर नहीं 0 होता है। जैसे √2, √3, √5, पाई, या अगर दशमलव के रूप में बात करें तो दशमलव रूप में भी कुछ संख्याएं ऐसी मिलती हैं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उन्हीं संख्याओं को आज साबित करेंगे कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है। इससे पहले कि हम उसको साबित करना सीखें, हमें उसकी सहायता के लिए एक दूसरी प्रमेय को सीखना आवश्यक है, जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। तो पहले हम उस छोटे से प्रमेय को समझें। अगर उसको हम समझ लेते हैं तो इस अध्याय यानी इस एक्सरसाइज के 1.3 के दी हुई समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। एक प्रमेय है, यदि p a² को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। a को भी विभाजित करेगी। अर्थात यदि कोई संख्या है जो p है, एक दूसरी संख्या a² को अगर वो विभाजित कर देती है तो वह संख्या p a को भी विभाजित करेगी। यदि हम इसको समझ लें तो हम कोई संख्या अपरिमेय है उसको साबित कर सकते हैं। तो पहले हम इसे समझते हैं कि कैसे यह बात जो है सही है। उपपत्ति में हम इसको समझेंगे कि यदि a कोई अभाज्य संख्या है, जिसका गुणनखंड p1 p2 p3 डैश डैश pn है, इसलिए a² बराबर होगा p1 इंटू p2 इंटू p3 डैश डैश pn इंटू p1 गुणे p2 गुणे p3 डैश डैश pn। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p1 का स्क्वायर गुणे p2 का स्क्वायर गुणे p3 का स्क्वायर
डैश डैश पी एन का स्क्वायर। ऊपर दिया गया है कि पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है। तो अंक गणित आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय सिद्धांत के अनुसार किसी भी अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वह अद्वितीय होता है। अर्थात यदि ए कोई संख्या है तो उसका जो गुणनखंड है P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश डैश Pn, इसके अलावा ए का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर का जो गुणनखंड है वो P1 P2 P3 डैश डैश Pn है और यही संख्या 2 बार। अर्थात हम कह सकते हैं कि चूंकि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी संख्या यदि अपने से बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो उस बड़ी संख्या के गुणनखंड में वह छोटी संख्या शामिल होती है जो उसको विभाजित करती है। तो P जो ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है और हम यह देख चुके हैं कि ए स्क्वायर का गुणनखंड, ए स्क्वायर का गुणनखंड जो है, गुणनखंड क्या क्या है, P1 P2 P3 डैश डैश Pn है। अब चूंकि ए स्क्वायर का गुणनखंड P1 P2 P3 डैश डैश Pn है, इसलिए P1 P2 P3 डैश डैश Pn का भाग होगा। मतलब जो P है वो इन्हीं में से एक है, तभी वह इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो P जब P1 P2 P3 डैश डैश Pn का एक भाग है, इसलिए P जो है P1 P2 P3 डैश डैश Pn को Pn अब बराबर हम Pn कहें या A कहें, A को विभाजित करेगी। तो यहाँ हम इस बात को साबित कर दिए कि यदि कोई संख्या P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या A को भी विभाजित करेगी। और यह बात जो है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम लोग यहाँ साबित कर दिए। इस बात को हम समझ गए कि कोई भी संख्या यदि ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या ए को भी विभाजित करती है। इसी प्रमेय का प्रयोग हम लोग दी गई संख्याओं को अपरिमेय साबित करने में करेंगे। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों का हल करेंगे और उस प्रश्न में हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे कि यदि कोई संख्या P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या ए को भी विभाजित करेगी। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें साबित करना है। इससे पहले कि हम इसे शुरू करें हमें कुछ और शब्दों को समझना होगा। जैसे एक शब्द आता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, यहाँ हम लिख लेते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं होती हैं या दो से अधिक संख्याएं हो सकती हैं जिसमें कोई भी
गुणनखंड कॉमन नहीं होता है। यानी सह अभाज्य संख्याएं में के गुणनखंड किया जाए, दो अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड किया जाए और उन दोनों में एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं हो, तो वह दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, जैसे संख्या 6 और 7, 6 के गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 और 7 का गुणनखंड होगा 7 गुणे 1। इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन है तो सिर्फ एक दोनों के गुणनखंड में शामिल है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कोई दूसरा संख्या उभयनिष्ठ नहीं होता है। इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि सह अभाज्य संख्या में एक के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन नहीं होता है। और पिछला जो प्रमेय पढ़े हम लोग अध्याय शुरू करने से पहले, उसमें हम लोग पढ़े कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। आइए अब शुरू करते हैं। यहाँ हम √5 को हमें अपरिमेय साबित करना है। अपरिमेय साबित करने के पहले हम इसे परिमेय मानेंगे और परिमेय के गुणों पर इसे बिठाएंगे। यदि यह परिमेय के गुण को धारण नहीं करता है, तब हम कहेंगे कि चूंकि यह परिमेय के गुणों को धारण नहीं कर रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। यह ठीक उसी तरह है कि किसी पदार्थ को हमें मीठा साबित करना है तो उससे पहले हम तीखा मानेंगे और फिर जब वो तीखा नहीं लगेगा तो हम कह देंगे कि चूंकि यह तीखा नहीं है इसलिए मीठा है। और इस नियम को कहा जाता है गणित में विरोधोक्ति पर आधारित प्रमेय। यानी विरोधाभास उत्पन्न करके किसी संख्या को साबित किया जाता है। संख्या को जो साबित करना है उसके उल्टा मानेंगे, फिर उसको गुणों को उसको देंगे। जब वो धारण नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि जो हम शुरुआत में इसे माने थे वह गलत है, इसलिए यह संख्या जो है दूसरी संख्या जो हमें साबित करना है उसे साबित कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें हमें अपरिमेय साबित करना है तो इसे हम अपरिमेय ना मान के इसके विपरीत हम परिमेय मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम परिमेय से मान लिए तो परिमेय का नियम होता है, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं 0 हो। इसके साथ साथ p और q सह अभाज्य संख्या भी हो। तो लिखते हैं कि इसलिए √5 जो है वह p/q के रूप में होना चाहिए, जहां p/q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है, q बराबर नहीं 0 है। इसके साथ साथ p/q सह अभाज्य भी है, सह अभाज्य भी है। अर्थात p/q में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है।
इस प्रश्न को हल करने में ज़्यादातर भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। भाषा को देखकर आप डरे नहीं, एक दो बार बनाइएगा तो आप भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। कई बार जब हम 9वीं से 10वीं में आते हैं तो पहला पाठ ही वास्तविक संख्याएं हैं, जो ज़्यादातर भाषा पर आधारित प्रश्न हैं और इसी में उलझ जाते हैं। इसलिए कई शिक्षक शुरुआत में इस चैप्टर को शुरू ही नहीं करते हैं। शुरू में आसान आसान चैप्टर को शुरू कर देते हैं और उसे समझाकर अंत में इसको लिपापोती कर देते हैं। इस प्रश्न को समझा नहीं पाते हैं, और समझा भी पाते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता। तो क्यों ना हम इसे आराम से समझें। एक दो बार जब हम बनाएंगे तो हम इसे समझ सकते हैं। किसी मुश्किल काम को छोड़कर भागने से अच्छा है कि उससे पहले निपट लिया जाए। अगर हमारे पास मुश्किल कार्य और आसान कार्य हो तो कई बार तो कहा जाता है कि पहले आसान कामों को निपटाया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि जो मुश्किल है उसे पहले ही निपट लिया जाए, ताकि बाद में हमें कठिनाई महसूस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम मान रहे हैं कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। अब P बटा Q जो संख्या है वो पूर्णांक है, और यहाँ √5 जो है इससे 5 पूर्णांक संख्या है, लेकिन √5 पूर्णांक संख्या नहीं। तो पहले इसे हम जांच करेंगे और इस रूट को हटाने का प्रयास करेंगे ताकि पता चले कि यह पूर्णांक है या नहीं। तो रूट को हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ता है। तो अब हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाते हैं √5 का स्क्वायर होगा और P का स्क्वायर P या Q का स्क्वायर Q। तो यहाँ √5 का स्क्वायर होगा 5 और ये हो जाएगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। यहाँ जो है Q स्क्वायर को इधर बुला के 5 को नीचे भेज सकते हैं। Q स्क्वायर बराबर होगा P स्क्वायर बटा 5। अब यहीं पर हम उस पीछे वाले प्रमेय जो पढ़े थे उसको याद करेंगे कि वहाँ हम पढ़े थे कि P कोई संख्या है जो A स्क्वायर को विभाजित करेगी, तो वह P A को भी विभाजित करेगी। वहीं पर यहाँ लिख रहा है कि 5 जो है वो P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 जो है वो P को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, वहीं पर मैं लिख देंगे कि चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब तो जब P 5 से विभाजित है इसका मतलब है कि P के गुणनखंड में 5 शामिल है, और जब P के गुणनखंड में 5 शामिल है तो हम P के बदले लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर P के बदले लिख सकते हैं 5m उसका स्क्वायर बटा 5। क्यों लिखें? क्योंकि हम P बराबर 5m कर लिए, क्योंकि ये 5 से विभाजित है, इसलिए P का गुणनखंड हो गया 5m, जहाँ m कोई पूर्णांक है। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम समीकरण एक ले सकते हैं। आगे बढ़ाने पर पाते हैं हम कि Q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बट्टा 5, तो 5 से कट जाएगा। Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर या Q स्क्वायर बट्टा 5 बराबर m स्क्वायर। इसे हम समीकरण 2 ले लेंगे
और यही समस्या जो हमें समस्या समीकरण 1 में मिला है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, वही संख्या हमें समीकरण 2 में भी मिला। यहाँ भी 5 बच गया, शेष बच गया है। अब इस 5 से यहाँ विभाजित करना है। जो बात यहाँ हम लिखे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगी, वही बात हमें उधर लिखना पड़ेगा कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगी। या हम यहाँ लिख सकते हैं, या क्यू के जगह 5n लिख दिए, स्क्वायर बट्टा 5 बराबर m स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगी। अब फिर यह 5 हो जाएगा, अच्छा 25n स्क्वायर बटा 5 बराबर m स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर होगा, कट जाएगा 5 बार में 5n स्क्वायर। यह समीकरण 3। हर बार 5 जो है बच जा रहा है, तो यहाँ हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों में यह देखें कि हर बार हम प्रयास कर रहे हैं कि 5 को भाग देकर बाहर कर दें, इसके बाद भी 5 शामिल है। इससे हम ये समीकरण 1, 2 और 3 से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि P और Q में एक के अलावा कम से कम 5 अवश्य शामिल है। एक के अलावा 5 अवश्य शामिल है। इससे यह विरोधाभास होता है, जब 5 शामिल है मतलब यह सअभाज्य नहीं है, सअभाज्य नहीं है मतलब ये परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। अब यही भाषा हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि निष्कर्षतः हम इसको हम ऐसे तो भाषा बदल के लिख सकते हैं इसी बात को कि यहाँ हम समीकरण 1, 2 और 3 से इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि P और Q में कम से कम एक गुणनखंड P और Q में कम से कम एक गुणनखंड 5 शामिल है, 5 शामिल है, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक के अलावा, जो यहाँ हम सहअभाज्य में यह मानते हैं कि पी क्यू में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, लेकिन समीकरण 1, 2 और 3 से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि यहाँ पी और क्यू में एक के अलावा कम से कम एक गुणनखंड 5 शामिल है। इसके बाद हम लिख सकते हैं, ऊपर मिटा के लिख देते हैं कि एक 5 शामिल है, उसके बाद लिख लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं
5 शामिल है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना की √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुई। अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यही हम लिख लेंगे प्रमाणित हुआ। इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। जगह कम होने के कारण हमें ऊपर का प्रश्न मिटाना पड़ा, तो आप फिर बैक जाके और शुरुआत से लिख सकते हैं और उसके बाद ये लिख लेंगे। हम लोग पहला प्रश्न साबित किए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह का हमारे प्रश्न आ सकता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जिस तरह √5 साबित किए उसी तरह √2 और √3 साबित कर सकते हैं, और 5 के जगह √2 होगा तो √2 भर देंगे और √3 होगा तो √3 करते जाएंगे। 5 के जगह पर उसको रिप्लेस कर देंगे और सारी भाषा वैसे ही होगी जैसे हम पहले सवाल में लिखे। यहाँ प्रश्न संख्या 2 और 3 का दूसरा और तीसरा प्रश्न लगभग एक ही जैसा है, यानी 3 प्रश्न एक जैसा है। तीनों में से हम एक प्रश्न को साबित करेंगे और बाकी 2 आप इसी के तरह साबित कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या तीसरा का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न है कि हमें सिद्ध करना है 1√2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसके पहले हम सिद्ध किए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह प्रश्न है, केवल 1 के बट्टा में आ गया है, तो इसे भी हम √5 के तरह ही सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और जब उसे p/q के रूप में करेंगे तो ऐसे होगा। फिर वर्ग करेंगे तो 1/√2 का वर्ग होगा और यहाँ p/q का वर्ग होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा p²/q²। फिर q² ऊपर आ जाएगा, जैसा हम उसमें इससे पहले वाले प्रश्न में साबित किए थे, तो वहाँ q²/5 था और यहाँ q²/2 है, यानी 1/√2 भी वैसे ही साबित किया जाएगा जैसे हम √5 या √2 या √3 साबित करेंगे। तो इसे हम छोड़ रहे हैं, इसको भी आप बना लीजिए पहले प्रश्न के आधार पर कि √5 कैसे अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह आप 1/√2 को इस आधार पे आगे वही भाषा होगा और साबित कर सकते हैं। यहाँ 3 प्रश्न है। पहला है 2√3 + 2√5, और तीसरा का दूसरा प्रश्न है 7√5, और तीसरा प्रश्न है 6 + √2। यहाँ हम इन संख्याओं को p/q के रूप में लेते हैं और उसे पुनर्व्यवस्थित जब करते हैं तो बराबर के बाएं तरफ हम रूट वाली संख्या को बचा लेते हैं और पूर्णांक संख्या को दाहिने तरफ यानी p/q के तरफ भेज देंगे, और इसे भी विरोधोक्ति मतलब उल्टा संख्या मानकर जो साबित करना है उसके विपरीत मानकर साबित करेंगे। जैसे एक संख्या लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय साबित करना है, तो परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। परिमेय जब मान लिए तो फिर हमें मानना पड़ेगा, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ P/Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 है, तथा P/Q सहअभाज्य संख्या है। अर्थात P/Q में 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, नहीं है। अब इसे सभी पूर्णांक संख्याओं को दाहिने तरफ भेजते हैं, तो यहाँ 2√5 बराबर बचेगा P/Q -3, प्लस उधर जाता है तो माइनस हो जाएगा। अब इसे हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 2√5 बराबर Q और ये होगा P-3Q। अब 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा P-3Q/2Q। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि P/Q पूर्णांक है, इसलिए P-3Q/2Q भी पूर्णांक होगा। P-3Q/2Q भी पूर्णांक होगा। तो हम यह जानते हैं कि समीकरण के दाहिने तरफ P-3Q/2Q एक पूर्णांक हो गया, लेकिन बाएं तरफ √5 एक पूर्णांक नहीं। गणित में बराबर के दाहिने तरफ जो संख्या होती है उसी के बराबर बाएं तरफ भी होता है, लेकिन यहाँ बराबर के दाहिने तरफ पूर्णांक संख्याएं हैं और बराबर के बाएं तरफ अपूर्णांक संख्या है। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि यह जो समीकरण है वो गलत है। तो आखिर यह गलत आया क्यों? क्योंकि हम ऊपर में इस संख्या को परिमेय मान लिया है, तो वही गलती यहाँ स्वीकार करेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, के कारण प्राप्त हुई है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रमाणित करना था। प्रमाणित हुआ, हम लिख सकते हैं प्रमाणित हुआ। और इसी तरह जब हम 7√5 को P/Q मानेंगे तो 7 उधर दाहिने तरफ जाएगा तो √5 बराबर P/7Q हो जाएगा, और उसके बाद यह भाषा लिख देंगे कि चूंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए P/7Q भी पूर्णांक होगा, लेकिन दाहिने तरफ जो है, बाएं तरफ जो है √5 बच जाएगा जो अपरिमेय संख्या है। तो फिर वहाँ वह भाषा लिखना पड़ेगा कि यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा की 7√5 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुई है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम लोग देखें
कि किसी दी हुई संख्या को कैसे अपरिमेय साबित किया जाता है या कैसे अपरिमेय दिखाया जाता है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों को हल किए, कुछ प्रश्नों को हल किए और एक जैसे प्रश्नों को हम आपके लिए छोड़ दिए कि आप लोग उससे इसी को समझ के, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाइए, वीडियो को पीछे कर के उसको समझिए और दिए हुए प्रश्नों को हल करिए। धन्यवाद।